नेशनल बुक फाउंडेशन की 10th क्लास की बुक में एक्सरसाइज 5.4 आपको समझने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि इन्होंने हर कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल जो उन्होंने सेट्स की एग्जाम्पल दी है वो चेंज की है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल हो रही है। आज हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ ये पूरा जो कंसेप्ट है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने यही दो सेट्स दिए हैं। ए जो है वो आप एक सेट आपके पास ए है, ए ई आई, और एक आपके पास सेट बी है जो कि क्या है डब्ल्यू ओ यू। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन था, ठीक है, बुक के अंदर। तो हमने इसको अब हम इसको स्टार्ट से समझेंगे कि आपके पास ये दो सेट्स हैं। हमने इस एक्सरसाइज से पहले ये कंसेप्ट पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपके पास क्या होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। उसको लिखने का तरीका ये है कि आप पहला सेट लिखें, दरमियान में क्रॉस का साइन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, एंड देन आप दूसरा सेट लिखेंगे और इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, और यानी कि हर आपके पास जो दो आपके पास ये मेंबर्स का ऑर्डर पेयर बनेगा, उसमें पहला नंबर जो है वो आपके पास या पहला मेंबर जो है वो फर्स्ट सेट का होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो आपके पास सेट बी का होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सारे को एक्स कह दें तो ये एक्स पोजीशन है, और इस सारे सेट को हम वाई कह दें तो ये आपके पास वाई पोजीशन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है वो पहले सेट के पहले एक नंबर को, फर्स्ट मेंबर को कॉमन रखें और इसके तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह फिर सेकंड मेंबर्स को और सेकंड मेंबर इसके फर्स्ट सेट के सेकंड मेंबर को आप कॉमन रखें और इसके साथ सेकंड सेट के साथ कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास कंप्लीट जो इसका आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो ये इस तरह से बनेगा। और अब ये जो चीज़ आपके पास बनकर आई है इसको क्या कहते हैं, इसी का नाम है ऑर्डर पेयर, जिसकी डेफिनेशन बुक में उसने कुछ इस तरह से लिखी है कि ये एक आपके पास क्या होता है, पेयर्स ऑफ टू टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज नॉट इन्वर्टिबल इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इनकी इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते, इनवर्टिबल इसको उसने बोला है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है। तो और ये आपके पास ये जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है इसको आप क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपके पेज नंबर 83 पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपके पास बनता है ऑर्डर पेयर, इसमें से अगर आप कोई भी एक, इसमें से आप अपनी मर्जी से कोई से भी आप यानी कि ये ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ये जो आपके पास ये पूरा जो कंप्लीट ऑर्डर पेयर बना है इसमें से आप चंद एक मेंबर्स इसके उठा के एक एक सेट बना लेते हैं, एक सब सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो वो इसका क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन इसलिए यहाँ पर ये लिखी है, एनी सबसेट ऑफ अबव ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ये इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। बुक में भी आपकी उसने डेफिनेशन यही दी हुई है, अ बाइनरी रिलेशन आर इन द सेट ए क्रॉस बी is a subset of the Cartesian product of A cross B. Symbolically, R is the relation in a set A cross B if and only if R is subset of A cross B. ठीक है, कि आपके पास R जो है वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन आ गई। अब बाइनरी रिलेशन से आगे जो है वो आपके पास फंक्शन आता है, और फंक्शन से पहले बुक वाले ने डोमेन और रेंज भी बताई है, लेकिन वो तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सब बच्चों को मालूम है कि डोमेन से मुराद ये होता है कि इन तमाम ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है ए ई और आई, ये आपके पास डोमेन आ गई, जो कि आपके पास क्या बन जाता है, सेट ए बन जाता है। और जो सेकेंड पेयर है वो आपके पास क्या कहलाता है, सेकेंड नंबर्स जो हैं वो आपके पास रेंज कहलाएंगे, इस तरह डब्ल्यू यू और ओ, ठीक है। तो ये आपके पास डोमेन और रेंज आ गई। अब फंक्शन की उसने क्या कहा कि बाइनरी रिलेशन तक अगर आपको समझ आ गया तो इससे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, फंक्शन। फंक्शन के लिए उसने कहा है कि स्पेशल बाइनरी रिलेशन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स विच सेटिस्फाई फॉलोइंग टू कंडीशंस, कि ये एक ऐसा स्पेशल बाइनरी रिलेशन होगा, इस ऑर्डर पेयर में से कोई सा भी एक ऐसा बाइनरी रिलेशन आपने बनाना होगा या वो आपको देगा कि जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। क्या हैं ये दो कंडीशंस, नंबर 1 ये कि जो आपके पास उसकी डोमेन आएगी रिलेशन की, बाइनरी रिलेशन की जो आपके पास डोमेन आएगी, डोम ऑफ आर का मतलब है बाइनरी रिलेशन की जो आपके पास डोमेन आएगी वो आपके पास सेट ऑफ ए आना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे ए ई और आई मैंने लिए, ठीक है। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो जब ए ई आई को आप लिखेंगे तो इसकी डोमेन है जो कि आपके पास क्या बन रहा है, ये देखें सेट ए बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसकी फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। एंड सेकंड इसने कहा है नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड। अब इसके अंदर ए ई आई
ये आपके पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये आपके पास रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू रिलेशन मैंने लिखा है ये क्या है, ये एक कंप्लीट जो है वो फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये आपने इस सारी बात को समझ लिया। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इसी से रेलिवेंट है। ठीक हो गया। तो पहले क्वेश्चन में आपने जस्ट ये बताना है कि ये जो उसने आपको मुख्तलिफ रिलेशंस दिए हैं, अब उसने ए और बी इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हुए एक कंप्लीट रिलेशन बनाया, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, और उसमें से ये फिर इसने R1 R2 R3 R4 R5 लिखकर उसने दिए। ठीक है, और फिर अब आपने इनके अंदर यही दो कंडीशन जो ये मैंने साइड पे लिख दी है कि डोमेन आपके पास जो है वो आनी चाहिए किसके इक्वल, सेट ए के इक्वल आनी चाहिए, और कोई भी जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखें इसके अंदर आपके पास क्या है, डोमेन तो सेम आ रही है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट जो वो रिपीट हो रहा है, ए ई आई और फिर अगेन ए, तो ये नॉट अ फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें ए ओ ई ओ और आई डब्ल्यू, ए ई आई ये आपके पास क्या आ गया, सेट ए आ गया और डोमेन से यानी कि, और आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, लिहाजा ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह इन सब को हम पहले देख चुके हैं, ये अगेन मैंने आपको कहा कि रिपीट कर दूं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपको ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अब आप उसने दो सेट और दिए, इफ़ ए इक्वल्स टू 3 6 और 9 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। जब उसने दो सेट्स दिए हैं और उसने कहा है कि आपने ये बताना है इनमें से इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या जो भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये उसने आपको सेट दिए हैं, और जबकि उसने पूछा क्या है, जो फंक्शन का उसने पूछा वो बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन की टाइम यानी कि बाइनरी रिलेशन से फंक्शन बनता है और फिर उस रिलेशन के अगेंस्ट जो है वो आपके पास इनटू ऑन टू फंक्शन बनते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ तो यह है कि अगर हम देखें इन दोनों सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ना, तो हम इससे सवाल शायद इसका ये होना चाहिए था कि हम बना कर देते हैं इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन, तो हम उसमें से जो ए क्रॉस बी करने से हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्डर पेयर आता है, उसमें से हम वो रिलेशन मालूम करते हैं कि जो इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन पर पूरा उतरती हो। लेकिन क्योंकि बुक के आखिर में जो उसने आंसर दिया उसने येस और नो के अंदर दिया है, तो फिर हमने उस रेफरेंस से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने इस तरह से किया जिस तरह बुक, अच्छा यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है बुक के अंदर, क्योंकि उसने हर एग्जाम्पल के अंदर जो है वो सेट ही चेंज करती है। ठीक है, और यही इसने गलती की है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अब देखें उसने आपसे पहला क्वेश्चन लिखा कि कैन यू फाइंड एन इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और नॉट। तो इनटू फंक्शन की जो बुक में डेफिनेशन लिखी है वो ये कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ रेंज इज प्रॉपर रेंज ऑफ फंक्शन, इनके जो आपके पास रिलेशन दिया हुआ होगा उसकी जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, बी का होना, बी का। ठीक है, सेट बी का। इसको हम आसान लफ्जों में इस तरह पढ़ लेते हैं, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी इज नॉट एन इमेज ऑफ ए। ठीक है, तो तभी जारी बात है ये आपके पास जो रेंज बनती है वो आपके पास क्या होगी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगी। तो इसकी तस्वीर इस तरह से बनती है, यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि इनटू फंक्शन आपका तब एग्जिस्ट करता होगा जब सेट बी जो है वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स बड़ा होगा सेट ऑफ ए के, यानी कि देखें सेट ए के 3 मेंबर्स हैं और सेट बी के 4 मेंबर्स हैं। तो जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, जब आपके पास सेट बी बड़ा हो सेट ए से, तो आपके पास क्या होगा, ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और अब वो कहता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए उसने कहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इमेज इन सेट ए। बुक के अंदर जो उसने डेफिनेशन दी ऑन टू फंक्शन की, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ रेंज एफ इक्वल्स टू बी, यानी कि अब उसने कहा कि रेंज जो है वो इक्वल हो जाए बी की, सबसेट की बात नहीं की, अब उसने कहा रेंज इक्वल हो जाए बी की। रेंज इक्वल बी के तब होगी जब आपके पास ए और बी दोनों इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ मेंबर, यानी कि 3 मेंबर्स अगर ए के हैं तो बी के भी 3 मेंबर्स होंगे, तभी देखें ए और बी यानी कि हर जो मेंबर है ए का उसका पेयर मौजूद होगा बी में। ठीक है, इसीलिए ये डेफिनेशन लिखें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इमेज इन सेट ए, कि बी का हर जो आपके पास एलिमेंट हो उसका पेयर मौजूद हो सेट ए में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके पास 4th मेंबर है उसका पेयर मौजूद नहीं है सेट ए में, लिहाजा ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट है कि कैन यू फाइंड अ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो उसके लिए बुक वाले ने आपको डेफिनेशन दी है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ वन वन फंक्शन इफ देयर इज अ one to one correspondence between elements of two sets, that is there is no repetition in the second element of the ordered pair।
यानी कि जो आपके पास सेट बी है उसके अंदर रिपीटिशन ना हो रही हो, यानी कि वो ये कह रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज इन सेट बी, लेकिन यहाँ पे इसको एक और लफ्ज़ लगना चाहिए, यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि जो आपके पास सेट ए है इसके आपके हर इमेज, हर जो आपके पास हर जो मेंबर है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए सेट में, यानी कि 3 का 1 है, 6 का 2 है और 9 का 3 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके पास दो मेंबर्स होते हैं बी के, तो 3 भी 1 पे होता है, 6 2 पे होता है, तो 9 भी 2 पे होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक का अलग अलग मौजूद होना चाहिए इमेज सेट बी में। और ये विद रिस्पेक्ट टू ए वो कह रहा है, ठीक है। तो ये इसकी इसकी रीज़न है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये मैंने उसको प्रिसाइज करके इसको इस तरह से बयान किया है। अगर आप बुक वाली एग्जांपल को भी फॉलो करते हैं कि जिस तरह वो क्या कह रहा है कि वन वन फंक्शन इफ देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि एक के बदले एक, ठीक है, कि जिस तरह 3 के बदले 1, 6 के बदले 2 और 9 के बदले 3, ठीक है, बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। और आगे उसने ब्रैकेट में लिखा है देर इज नो रिपीटिशन इन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि 3 और 6 दोनों एक एलिमेंट के साथ बना रहे हो। जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, जाहिर बात है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर किससे आएगा, सेट बी से आएगा, तो उसके अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यस, ये जो है वो आपके पास यस वी कैन, हम इसके अंदर 1-to-1 फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखें जो बी है वो बड़ा भी है और बी के अंदर ए के हर मेंबर के लिए यूनिक जो है वो आपके पास मौजूद है मेंबर, ठीक है। अच्छा, डी में वो पूछता है कैन यू फाइंड एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है जी, इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इन टू भी हो और 1-1 भी हो, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें जी कि ये जाहिर बात है, ये तो आप सॉल्व कर चुके हैं कि आपने ऊपर देखा है कि इन टू फंक्शन भी ये है यस है और 1-1 फंक्शन भी ये यस है, तो देन इट मीन्स कि यस ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। और बायजेक्टिव के लिए जब वो ऑन टू और 1-1 हो, अब ये 1-1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये बायजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बुक में जो उसने एग्जांपल्स दी हैं वो उसने कभी कोई सेट की दी है, कभी कोई सेट, अपने सेट वो चेंज करता रहा, इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से।